गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम स्वस्थ। तो मैंने आप लोगों को अपने पहले लेक्चर्स में बताया था करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा। आज मैं इसको बहुत डिटेल में लूंगा करंट डेंसिटी को, राइट। इससे पहले मैंने आप लोगों को और कई तरीके की डेंसिटीज पढ़ाई है, जैसे चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था मैंने, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। तो आज हम लोग लेंगे करंट डेंसिटी को, पूरा डीपली इसको स्टडी करेंगे। करंट डेंसिटी होती क्या है, कैसी क्वांटिटी है, इसके न्यूमेरिकल्स, राइट। तो चलिए, पहली बात आती है कि करंट डेंसिटी क्या होती है। देखो, समझ लो आओ। जैसे सपोज ये आपका कोई कंडक्टर है, टू से दिस, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि करंट जो होती है वो सरफेस पर फ्लो करती है। इस तरीके से ये कंडक्टर है तो इसके सरफेस पर करंट फ्लो करती है, राइट। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी हम यहाँ देखेंगे जो करंट डेंसिटी होगी आपकी, वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। दोनों में डिफरेंस होगा। करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपकी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो करंट डेंसिटी है वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है ये, इसको भी मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करंट डेंसिटी होती क्या है। करंट डेंसिटी क्या होती है, देखो समझो। जैसे मान लिया सपोज इनसाइड द कंडक्टर ये कोई पॉइंट है P। क्या है ये, कोई पॉइंट P है, और हम लोग इसके अराउंड करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। बेसिकली आप लोग ध्यान रखो कि जैसे मैंने भी बताया स्टार्टिंग में कि करंट एक सरफेस पर फ्लो करने वाली जो है आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, यानी सरफेस की प्रॉपर्टी है, और जो करंट डेंसिटी है वो एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, यानी पॉइंट पर स्पेसिफाई होती है। तो अगर इस पॉइंट के सराउंडिंग सपोज हम ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करें, दिस सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया अराउंड दिस पॉइंट। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी करंट इसके परपेंडिकुलर वे में फ्लो कर रही है, मींस जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ये आई करंट इसके परपेंडिकुलर वे में फ्लो कर रही है। दिस इज आई करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दैट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया अराउंड दिस पॉइंट, राइट। तो ये जो करंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिस करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया अराउंड दिस पॉइंट, दिस इज नॉन एज द करंट डेंसिटी। मींस अगर ये इस जो पॉइंट मैंने बताया P पॉइंट, इसके अराउंड ये क्रॉस सेक्शन आपने लिया और इसका एरिया सपोज किया A है। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, A है। तो इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रही है इसके नॉर्मल वे में, परपेंडिकुलर वे में, राइट, सो दैट करंट divided by this cross section area is known as current density। तो नोट कर लो आप लोग, मैंने क्या बताया, करंट डेंसिटी is defined as the electric current flowing normally, क्या होता है, मैंने फिर से देख लो, इलेक्ट्रिक करंट is defined as the current flowing normally to the cross section around a point divided by the cross section area, right। तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। मेरी बात क्लियर है यहां तक, करंट डेंसिटी। अब देखो, मैंने जैसे बताया कि करंट डेंसिटी क्या होती है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जे से डिनोट करते हैं इसको, तो जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर। दूसरा इसका एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि जो करंट है उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर मीटर -2, राइट। तो ये इसका एसआई यूनिट हो गया। क्लियर है यहां तक आप लोगों को मेरी बातें। चलिए, अब मैं ये बताना चाह रहा था कि इसको हम जो करंट डेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों इसको हम लोग बोलते हैं, ये वेक्टर क्यों है। बेसिकली आपने अभी देखा यहाँ पर कि जो हमने करंट को लिया है, करंट क्या था, जब मैंने ये डिफाइन किया करंट डेंसिटी, तो मैंने बताया कि करंट जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो कर रही है, यानी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस करंट को हमने यहाँ पर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन दिया है, विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट्स व्हाई वी टेक द करंट डेंसिटी एज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। चलिए,
अब बात आती है एवरेज करंट डेंसिटी की। मैं आपको 2-3 टर्म्स यहां बताऊंगा। तो पहले बता रहा हूं एवरेज करंट डेंसिटी। तो एवरेज करंट डेंसिटी क्या होती है? देखो, जैसे मैंने भी बताया कि अगर ये कोई पॉइंट है इनसाइड द कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इनसाइड ये कोई पॉइंट लिया हमने और ये सपोज किया इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा ए है और इसके परपेंडिकुलर वे में जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज टू से डेल्टा आई, राइट। तो यानी डेल्टा आई करंट इससे फ्लो कर रही है, किससे? जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा ए है। सो दिस करंट flowing normally to this cross section area divided by this cross section area is known as average current density, right? चलिए दूसरी बात, अब आता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। दूसरा क्या आता है हमारा? इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी पर्टिकुलर पॉइंट से मतलब क्या है? जैसे पॉइंट है हमारा, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत बहुत स्मॉल है इसके अराउंड। तो यानी इफ डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है बट वेरी क्लोज टू जीरो, डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, देन करंट डेंसिटी at a point is given by J is equal to di अपॉन dA। तो उस केस में हम करंट डेंसिटी को कैसे देंगे? दिस, राइट। अभी मैंने बताया था कि जो करंट डेंसिटी हमारे पास होती है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो J इज इक्वल टू di dA, राइट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, di इज इक्वल टू J dA। सो टोटल करंट, अगर हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो टोटल करंट हमारा कैसे आएगा? टोटल करंट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट dA। तो इससे हम टोटल करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। क्लियर? तो ये तो बात थी तब जब आपका करंट जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया से नॉर्मली पास हो रही है, यानी परपेंडिकुलर वे में पास हो रही है। अब अगर सपोज करें कि जो करंट है वो उसके परपेंडिकुलर वे में पास नहीं हो रही है, या कहें हम कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं? जैसे समझो आओ, यानी अगर ये जो आपका क्रॉस, देखो पहले यहां देखो, ये मैंने पहला केस ये लिया था कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया था ये इस करंट के परपेंडिकुलर है और वाइस वर्सा ये था, जिसमें आपने करंट डेंसिटी क्या ली थी? दिस इज इक्वल टू I अपॉन A। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, ठीक है, ये अब इसके करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, इस तरीके से है ये, लाइक दिस। ओके, मींस जो नॉर्मल इस पर आप ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका नॉर्मल एरिया हुआ, वो इससे थीटा एंगल फॉर्म करता है, राइट। तो जो इस एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया क्या होगा यहां पर? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया वो क्या होगा हमारे पास? A cos थीटा। तो अब हम लोग ये नॉर्मल कंपोनेंट एरिया यहां पर कंसिडर करेंगे। तो इस केस में करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? J इज इक्वल टू I क्या है? करंट फ्लो कर रही है, A cos थीटा दिस। या इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू J A cos theta, so I is equal to Z dot A
आप देख रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट आया है, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी हमको मिलती है वो हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, राइट। तो इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी है हमारी यहाँ, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है मेरी बात आप लोग को। तो मैंने बताया कि भाई जब क्रॉस सेक्शन एरिया आपका इस तरीके से परपेंडिकुलर नहीं होता है करंट के, तो उस केस में हम लोग इस क्रॉस सेक्शन एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी नॉर्मल कंपोनेंट हम लोग यूज करेंगे करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करने में। क्लियर है। चलिए आइए देखिए अब दूसरी बातें। अब मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमें क्या बताती है। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हमको बताती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी पॉइंट से, राइट, पॉजिटिव चार्ज जो आप किसी भी पॉइंट पर जहां करंट डेंसिटी आप कंसीडर कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से, राइट, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने बताया कि करंट डेंसिटी टेल अस अबाउट द direction of velocity of charge at a point where the current density is considered. Okay? चलिए आइए अब देखो मैं एक रिलेशन आपको निकाल के दिखाता हूं। अब हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जो करंट डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, या इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, राइट, जिसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट। तो देखो अब इसको मैं प्रूफ करूंगा, समझो आओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है प्रूफ। देखो बच्चे, सिंस यू नो दैट J इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, I अपॉन A, राइट। सो J इज इक्वल टू, अब I क्या होता है, बट यू नो दैट V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, राइट। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं यहां पर। सो V अपॉन R इंटू A, मैंने क्या किया यहां पर, I की वैल्यू ये पुट की, I इज इक्वल टू V अपॉन R, बट you also know that R is equal to rho L upon A. So J is equal to V, अब R की वैल्यू ये पुट की हमने यहां पर, so rho L upon A into A से A कैंसिल, so ये आ जाएगा J is equal to V rho this, but you know that V upon L क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर 2 में पढ़े थे। So J is equal to how much, E upon rho, और rho क्या है, रेजिस्टिविटी, एंड यू नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यानी 1 upon rho is equal to sigma, that is the conductivity. So J is equal to sigma E. ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो जाता है, और इसको वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि J वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई दिस। तो अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, मींस जहां पर आपका J वो जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, अगर वो यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब J हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा था कि इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, दैट्स व्हाई इनसाइड द कंडक्टर in the case of electrostatics, right, J will be zero, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि चार्ज फ्लो नहीं करता था, यहाँ पे चार्ज क्या है, फ्लो कर रहा है, ये बात ध्यान देना। इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, वहां पर J भी जीरो होगा। अब देखो मैं बताता हूं आपको कि इलेक्ट्रिक जो आपको इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आओ समझो। बेसिकली अगर सपोज आपका कोई कंडक्टर है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को कुछ
कुछ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उन लाइंस को हम लोग यहाँ बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। मीन्स इस तरीके से, देखो मैं जनरल केस बता रहा हूं, लाइक दिस ये, तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, हमारी स्ट्रीम लाइंस। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्पेस जो है ज्यादा है लाइंस के बिटवीन, यहाँ स्पेस कम है। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां पर गैप स्मॉलर होगा, लेस होगा बिटवीन द स्ट्रीम लाइंस रिप्रेजेंटिंग द करंट डेंसिटी, right, at that point the current density will be more, and at the point where the gap is more, then the current density at that point will be less. Means जहां करंट डेंसिटी आपकी ज्यादा है वहां गैप कम होगा, और जहां आपका गैप ज्यादा है वहां करंट डेंसिटी कम होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपनी करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब मैं इस पर पहले कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं, समझो आओ। पहले एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल लेता हूं। एक हाइड्रोजन ट्यूब है जिसमें कुछ पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस है आपके वो 10 टू द पावर 8 है, राइट? ये क्या है? पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। और कुछ नेगेटिव आयंस फ्लो कर रहे हैं। नेगेटिव आयंस कितने हैं? सपोज 4 इंटू 10 टू द पावर 8। क्लियर? और टाइम टेकन is 10 seconds, and cross section area through which these ions passes is 2 into 10 to the power minus 3 meter square. Then find current density. करंट डेंसिटी हमको फाइंड करनी है। समझ लो, एक ट्यूब है, हाइड्रोजन गैस है उसमें, और उसमें जो है कुछ पॉजिटिव आयंस यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 8 और नेगेटिव आयंस 4 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट, फ्लो कर रहे हैं 10 सेकेंड्स में। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे वो पास हो रहे हैं वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर हो, तो उस केस में हमें करंट डेंसिटी फाइंड करनी है। तो आओ देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो इसका। तो इसमें आपने देखा कि ये पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है। सो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे? n is equal to n negative plus n positive. So means 2 into 10 to the power 8 plus 4 into 10 to the power 8, तो यानी 6 into 10 to the power 8. So total charge कितना आ जाएगा? लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन से Q is equal to Ne. So this is 10 to the power 8 into 1.6 10 minus 19. So current, जो करंट फ्लो कर रही है क्रॉस सेक्शन एरिया से वो कितनी हो गई? I is equal to Q by T. So 6 into 1.6 10 to the power minus 11 upon 10. So कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 into 10 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12, एक जीरो ऊपर गया तो माइनस 12 हो गया। तो इतने एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है 2 इंटू एरिया कितना है आपके पास? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। सो J इज इक्वल टू I अपॉन A। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 1.6 10 minus 12, right, and this is 2 into 10 minus 3. So 2 3 जा, तो कितना आ जाएगा? 4.8 10 to the power minus 9
एम्पियर मीटर -2। तो ये हमारा क्या आ गया, करंट डेंसिटी। नोट कर लो आप लोग। क्लियर है यहां तक आप लोगों को ये बातें मेरी? चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक ये सिलेंड्रिकल शेप में आपका वायर है जिसकी रेडियस ये r है, और इसमें जो करंट डेंसिटी आपको गिवन है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू ax⁻3। ये करंट डेंसिटी आपको गिवन है एम्पियर मीटर -2। राइट, क्लियर? ये करंट इसमें I फ्लो कर रही है, तो ये I हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करंट I, इस I की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो समझो, हमने एक छोटा सा ये सर्कुलर स्ट्रिप या एलिमेंट्री रिंग कंसीडर की, यहां से एक्सिस से x डिस्टेंस पर ये, और इसकी जो विड्थ हमने ली, सपोज ये इसकी विड्थ है दिस, ये विड्थ है dx। राइट, तो जब आप इस सर्कुलर स्ट्रिप को ओपन करोगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब देखो यहां पर सॉल्यूशन समझो इसका। तो पहले हम इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कुलर एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग, तो कितना हो जाएगा कि जो कि रेक्टेंगुलर शेप में बनेगी है। सो दिस इज इक्वल टू छोटा सा एरिया dA, सरकमफ्रेंस यानी इसकी लेंथ हो गई 2πx, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, dx। राइट, तो ये छोटा सा एरिया हो गया। तो अब छोटी सी करंट लेंगे इससे। सो करंट थ्रू दिस एलिमेंट्री रिंग, इस एलिमेंट्री रिंग से राइट जो करंट पास हुई, दैट इज di इज इक्वल टू j इंटू dA। सो दिस इज हाउ मच, j आपके पास है a इंटू ax3, और जो एरिया आया वो कितना है 2πx इंटू dx। राइट, क्लियर है यहां तक मेरी बातें? तो ये आ जाएगा मेरे पास ax⁴ इंटू 2πdx। सो टोटल करंट, अब ये देखो कि जो स्ट्रिप सही कहां से कहां तक फैली है, यहाँ एक्सिस से लेकर इस पूरी R तक फैला हुआ है। तो इसीलिए कितना हो जाएगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू हाउ मच, 0 टू R, इंटीग्रेशन किया हमने di का, di की वैल्यू पुट की, जो कांस्टेंट टर्म है हमारे जैसे 2a और पाई, ये तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ गया x⁴ dx 0 टू R। अब मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बताया था, दिस x⁴n dx इज इक्वल टू n+1 n+1। तो इसको मैं यूज करूंगा यहां पर। तो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 2πa x⁵/5, लिमिट्स कितनी है 0 टू R। सो दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 2πa, राइट, x की पोजीशन पे R पुट करोगे, सो r⁵/5। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ करंट आ गई थ्रू दिस सर्कुलर कंडक्टर। तो आई होप कि आप लोगों को करंट डेंसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को करके बताऊंगा फिर। ठीक है,
तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों से शेयर करना, ताकि दूसरों को भी ये चीजें मिल सके। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।